नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बिना विदेश भाग गए विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। माल्या का पासपोर्ट रद्द करने के बाद अब विदेश मंत्रालय ने उनके डिपोर्टेशन के लिए ब्रिटेन को चिट्ठी लिखी। विजय माल्या अभी लंदन में है और भारत में पेश होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माल्या के वकील ने कहा कि वो भारत नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। माल्या ने विदेश की अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने से भी मना कर दिया। माल्या पर 17 बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। As of today, the ministry has written to the High Commission of the United Kingdom in Delhi requesting the deportation of Shri Vijay Mallya so that his presence can be secured for investigations against him under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Our High Commission in the UK will also be issuing a similar note verbal to the UK Foreign and Commonwealth Office. As of today, और इस वक्त हमारे साथ प्रकाश, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, चिट्ठी जो लिखी गई है भारत की तरफ से ब्रिटेन की सरकार को, इससे कितना आसान हो जाएगा विजय माल्या को भारत लाना? देखिए, ये औपचारिक तौर पे सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं कि विजय माल्या को देश में वापस लाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पिछली सुनवाई में ये कहा था कि विजय माल्या को अपने विदेशी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, उसे डिस्क्लोज करना होगा, विजय माल्या ने कैटेगोरिकली, उनके वकील ने ये मना किया था कि विजय माल्या नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी इस वक्त जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो जिस तरीके से विजय माल्या ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें निकट भविष्य में वो आना नहीं चाहते हैं और आने की कोई योजना नहीं है, तो ऐसे में सरकार अब डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ये कोशिश सरकार ने शुरू कर दी है यूके गवर्नमेंट के साथ कि उन्हें डिपोर्ट किया जाए इंडिया में और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा किया जाए और पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये चूंकि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए कोशिश शुरू की गई है तो जाहिर तौर पर दबाव बढ़ेगा, माल्या की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि यूके गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है क्योंकि मामला जो है इकोनॉमिकल फ्रॉड का है और इसमें यूके गवर्नमेंट का रवैया किस तरीके का रहता है ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से यूके गवर्नमेंट इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करती है उसके बाद इस बात के लेकर उम्मीदें बढ़ेंगी कि विजय माल्या को कितनी जल्दी देश में वापस लाया जाएगा। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। सरकार 1 मई को रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पर नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके तहत राज्यों को रियल एस्टेट रेगुलेटर बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। कानून लागू करने में 1 साल का वक्त लग सकता है। राज्यों में विवाद निपटारे के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। हालांकि राज्यों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे तो विवाद निपटारे के लिए अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से बना सकते हैं। राज्यों की ओर से नियम तय होते ही राज्य और केंद्र रियल एस्टेट डेवलपमेंट ट्राइब्यूनल का ऐलान करेंगे। रियल एस्टेट के लिए नए कानून के दायरे में सभी प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर उपभोक्ता राज्य की रियल एस्टेट अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है तो केंद्रीय ट्राइब्यूनल में अपील भी कर सकेंगे। 30 अप्रैल 2017 तक रियल एस्टेट रेगुलेटर के लागू होने की उम्मीद है। First May, I am going to notify the Real Estate Development Regulation Bill. The moment the notification is done, everybody will come under the purview of that. So they have to fall in line and fulfill the promises they have made. तो चलिए आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल क्या है और इससे होम बायर्स को कितनी राहत मिलेगी। 500 स्क्वायर मीटर या 8 फ्लैट से बड़े प्रोजेक्ट्स इस बिल के दायरे में आएंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट की जो 70% की रकम अलग खाते में बिल्डर को रखनी होगी। डिफॉल्ट की अगर स्थिति होती है तो उस पर हर्जाने पर फर्क बिल्कुल नहीं होगा। तो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में क्या प्रावधान किए गए, होम बायर्स को किस तरीके से राहत मिलेगी वो बता रहे हैं। डेवलपर्स ग्राहक को एक जैसा हर्जाना देना होगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में खराबी की जिम्मेदारी 5 साल की होगी और साथ ही साथ बिल में सुपर एरिया और कॉमन एरिया का भ्रम पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। घर की कीमत कारपेट एरिया के आधार पर ही तय होगी क्योंकि अक्सर इससे पहले होम बायर्स को बहुत कंफ्यूजन रहता था और बायर्स की मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट के प्लान में बदलाव नहीं होगा, जो कि अक्सर इससे पहले बिल्डर्स किया करते थे। नया रेगुलेटर बिल पुराने और नए प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल आने से कितना फायदा पहुंचेगा
होम बायर्स को और किस तरीके से बिल्डर्स पर नकेल कसेगी। तो चलिए, बड़ी बातें क्या है रियल एस्टेट रेगुलेटर की, बड़ी बातें क्या है। रियल एस्टेट रेगुलेटर सेबी की तरह ही काम करेगा। ये जो रेगुलेटर है इसको सेबी की तरह काम करेगा और सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटर का गठन भी होगा। तो राज्यों को भी गठन करना होगा रियल एस्टेट रेगुलेटर का, और राज्यों के रेगुलेटर के साथ काम करेगा सेंट्रल रेगुलेटर। दोनों मिलकर काम करेंगे। प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का डेवलपर्स पर यहां दबाव भी बना रहेगा और नया कानून रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा। धोखा देने वाले बिल्डर्स को जेल की सजा का भी इस बिल में प्रावधान दिया गया है। ट्रिब्यूनल का आदेश नहीं मानने पर डेवलपर्स को जेल भी हो सकती है, जिसका लगातार बिल्डर्स भी विरोध करते आए हैं। हर 6 महीने में डेवलपर्स को खातों की जांच भी करानी होगी। प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर कराना होगा और ग्राहकों की मर्जी के बिना प्रोजेक्ट्स में बदलाव नहीं होगा। तो बड़ी बातें क्या है इस रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में, ये भी हमने आपको बताई। तो जाहिर है कि बिल्डर्स लगातार इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जो उनके अगेंस्ट थे, जिसका वो लगातार विरोध करते आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यूनिटेक के 2 एमडी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ सजा सुनाई गई है। कमीशन ने अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को एक ग्राहक को उसके फ्लैट का पैसा वापस लौटाने के साथ जुर्माना भरने का आदेश दिया था। यूनिटेक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। कोर्ट ने दोनों एमडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किए। आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली में रहने वाले वरुण बख्शी और उनकी पत्नी मनदीप संघा ने जुलाई 2011 में मोहाली के सेक्टर 97 में यूनिटेक यूनिवर्ल्ड सिटी में फ्लैट बुक किया था। पति पत्नी ने यूनिटेक को 49 लाख रुपए भी जमा करा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फ्लैट का पोजेशन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कमीशन का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कमीशन ने दोनों को 49 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया था। और संजय चंद्रा के घर का जायजा लिया जी बिजनेस संवाददाता गौरव खोसला ने। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं। हालांकि बायर्स ने मोहाली के सेक्टर 97 में घर बुक करवाया था, लेकिन बायर्स को घर नहीं मिला, जिसकी वजह ने उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद कई बार ऑर्डर जारी करने के बाद भी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा पेश नहीं हुए। इस बाबत जब हमने अजय चंद्रा और संजय चंद्रा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके घर पर भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि बायर्स ने जब केस किया उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया है इस मामले में, लेकिन अब मुद्दा ये है क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए संजय चंद्रा और अजय चंद्रा कंज्यूमर कोर्ट में पेश होंगे। गौरव खोसला, जी मीडिया। तो संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। इस बिल को 2 दिन पहले ही जेपीसी ने मंजूरी दी थी। समिति ने बिल में कुल 234 संशोधन किए हैं और अब बिल को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि संसद के मौजूदा सत्र में बिल पास हो जाएगा। सरकार इस बिल को बड़े रिफॉर्म के तौर पर देख रही है। जेपीसी के सुझाव के बाद बिल में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का क्लॉज जोड़ा गया। इससे बकायेदारों की विदेशों में मौजूद संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। बिल में लेबर लॉ को प्राथमिकता दी गई। दिवालिया होने की स्थिति में फिलहाल कंपनी पर बकायेदारों का पहला हक होता है, लेकिन अब लेबर या कर्मचारी का पहला हक होगा। उनका बकाया पहले दिया जाएगा, उसके बाद ही बैंक जैसे क्रेडिटर्स अपना बकाया वसूलेंगे। तो बैंक्रप्सी बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बिल वक्त की जरूरत है। उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। देश का बैंकिंग सिस्टम जो इस वक्त एनपीए बैड डेट से जूझ रहा है, ये अगर बिल आ जाता है, संसद में पास हो जाता है, तो कितनी मदद मिल पाएगी एनपीए जैसे इशू से डील करने? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी तक बीच बीच में हम कानून लाए हैं। बैंकों के लिए डीआरटी का कानून आया है, सरफेसी का कानून आया है 2002 में, जिसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया है। और उसके पहले जो सिक यूनिट्स थे उसके लिए बीएफआईआर और एआईएफआर का प्रावधान था। कंपनीज लिक्विडेशन का प्रावधान जो था वो हाई कोर्ट को ये प्रावधान था। लेकिन अब इन सब विषयों को एकरूपता देने के लिए एक समग्र कानून, जो मैं कह सकता हूँ इस आर्थिक क्षेत्र का वित्तीय व्यवस्था के नियमितीकरण करने के लिए, उस कानून को इसके माध्यम से लाया।
भारत कनाडा के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA करीब 6 सालों से अटका हुआ है। शुरुआती डेडलाइन के मुताबिक इस एग्रीमेंट को 2013 में ही लागू होना था, लेकिन अब भी इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद नहीं दिख रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर एग्रीमेंट लागू होता है तो भारत के लिए एक नया एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। We will also implement the roadmap to conclude the comprehensive economic cooperation agreement by September 2015. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा दौरे के दौरान वादा किया था कि सितंबर 2015 तक भारत कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा पर मुहर लग जाएगी, लेकिन मोदी के वादे के करीब 1 साल बाद भी एग्रीमेंट के पूरा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कनाडा के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 2010 में बातचीत शुरू हुई थी और दोनों देशों के बीच इसे 2013 तक लागू करने पर सहमति बनी थी। इसे लेकर दोनों देशों के बीच अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है और सहमति बनने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 2010 में अनुमान था कि सेपा लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार मौजूदा $500 करोड़ से 3 गुना बढ़कर $1500 करोड़ हो जाएगा, लेकिन 2014-15 में ये सिर्फ $594 करोड़ ही हो पाया, क्योंकि दोनों देशों के बीच सेपा पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। ये व्यापार भी कनाडा के पक्ष में है, यानी भारत ने कनाडा को सिर्फ $220 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, जबकि कनाडा से $370 करोड़ का इंपोर्ट किया। इंडो कनाडा एग्रीमेंट पर हम लोग को एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्ट है और इसके डिस्कशंस लास्ट मार्च 2015 तक चल रहे थे, अच्छी गति में चल रहे थे। बीच में उन लोग के इलेक्शंस आ गए और बैक बर्नर पे तो मामला बिल्कुल नहीं गया है, पर इलेक्शंस की वजह से एक ब्रेक आ गया था। अब सिर्फ पिछले हफ्ते ही उनका चीफ नेगोशिएटर हिंदुस्तान आया था और हम लोग ने स्टॉक टेकिंग मीटिंग ली है। कनाडा के साथ सेपा भारत के पक्ष में है, इससे भारत को एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा मार्केट मिल सकता है। सेपा में एग्रीकल्चर को शामिल करने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कनाडा इसमें एग्रीकल्चर को शामिल करना चाहता है, जबकि भारत इसके विरोध में है। भारत चाहता है कि बातचीत का फोकस गुड्स और सर्विसेज पर हो और कनाडा में काम कर रही भारतीय IT कंपनियों के लिए टैक्स पर ज्यादा सफाई हो, जबकि कनाडा गुड्स पर लोअर टैरिफ के पक्ष में है। साथ ही वो भारत के सर्विस सेक्टर में अपनी आसान पहुंच चाहता है। सेपा को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि ये दोनों देशों के पक्ष में है और इससे ट्रेड के नए दरवाजे खुलेंगे। We do feel that it is getting delayed and it is our endeavor that it should be accomplished in the minimum time possible, and also without too much shifting of the nodal points with the government, because then there can be a continuity, and we are here, the chamber, to offer our support to the government on both sides, both the countries, to offer our help and support in trying to get this through. ये बात साफ है कि एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी आएगी, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कनाडा के साथ सेपा फिलहाल भारत सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पीएम मोदी के वादे का क्या हुआ जो उन्होंने कनाडा जाकर किया था। पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मुकाम तक पहुंचाने की घोषणा की थी, लेकिन वो भी किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सका है। जानकार भी कह रहे हैं कि सेपा से भारत का व्यापार बढ़ सकता है, तो फिर सरकार इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो न्यूज रूम से इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश सिंह जुड़ रहे हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि भारत और कनाडा के बीच सेपा साइन होना आपको क्या लगता है, कितना जरूरी है और इससे भारत को कितना फायदा होगा? देखिए, भारत को बिल्कुल फायदा होगा, इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इनफैक्ट एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी जब 2010 में, उसमें सारे एक्सपर्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, और उनका रिकमेंडेशन था कि इससे दोनों देशों को फायदा होगा। और जो उस समय इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड वॉल्यूम था वो 500 करोड़ का था, वो 3 साल में बढ़कर 1500 करोड़ का हो जाएगा। और उस समय ये तय हुआ था कि 2013 तक इसे साइन कर लेंगे, लेकिन 2016 आ गया है,
दो प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री और एनडीए के प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी इस पर मामला आगे नहीं बढ़ सका है। और इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है ट्रेड को बढ़ाने के लिए, खासकर तब जब यूएस और यूके में ट्रेड बढ़ा नहीं पा रहा है इंडिया। और अगर देखिए इंडिया का ओवरऑल दुनिया के ट्रेड का जो वॉल्यूम है 125 करोड़ के देश का सिर्फ 1% से भी कम है, या लगभग 1% है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया का कनाडा के साथ ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जिसको हमें इस सीपा को जल्दी से जल्दी साइन करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब खबर शेयर बाजार की। कमजोर ग्लोबल संकेतों और एक्सपायरी के दबाव से बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। आज सेंसेक्स 461 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 133 अंक गिरकर 7,850 के नीचे बंद हुआ। दरअसल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी से एशियाई बाजार निराश हुए हैं, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। दिग्गज शेयर्स के साथ ही बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी कमजोरी देखने को मिली। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल फाइनेंस, एफएमसीजी, ऑटो शेयर्स में देखने को मिली। तो वहीं आज रॉयल्टी शेयर्स में तेजी देखने को मिली। मार्केट काफ़ी ऊपर उठ चुका है। पिछले, जैसे मैंने कहा, पहले 6 हफ्ते में काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है बाजार में। अर्निंग्स कोई खास आने की उम्मीद नहीं है और अभी पार्लियामेंट सेशन ऑन है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ जाती इमर्जिंग मार्केट की तरफ, तो मेरे हिसाब से रुख थोड़ा एटलीस्ट इनिशियली सॉफ्ट रहेगा। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल का आईपीओ आज खुल गया। आईपीओ 2 मई को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 207 से 210 के बीच तय किया। आईपीओ से कंपनी की 358 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी को पहले ही स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल चुका है। इस बीच थायरोकेयर का आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो चुका। थायरोकेयर की आईपीओ के जरिए 469 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। माफ कीजिएगा, 479 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका आईपीओ कल बंद होगा। थायरोकेयर ने आईपीओ का प्राइस बैंड 420 से 446 रुपए रखा है। क्यूनेट घोटाले में जांच का दायरा बढ़ रहा है और इस मामले में मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफसी गोवा फुटबॉल टीम को समन जारी किए। ईओडब्ल्यू ने फुटबॉल टीम चलाने वाली कंपनी और इसके डायरेक्टर श्रीनिवास वासुदेव डेम्पो और दत्ताराज वासुदेव सलगावकर को नोटिस जारी किए। ईओडब्ल्यू एफसी गोवा के क्यूनेट से ली गई स्पॉन्सरशिप में रोल की जांच करेगी। आपको बता दें, एफसी गोवा इंडियन सुपर लीग का हिस्सा है। क्रिकेटर विराट कोहली और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत एफसी गोवा फुटबॉल टीम के को ऑनर हैं। क्यूनेट मलेशिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जिस पर निवेशकों को ठगने के खिलाफ देश भर में मामले दर्ज हैं। क्यूनेट के खिलाफ मुंबई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और गुड़गांव में मामले दर्ज किए गए। क्यूनेट घोटाला 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। तो लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में प्रधानमंत्री मोदी के मोम के पुतले का आज अनावरण कर दिया गया, जिसके बाद अब आम लोग भी पीएम मोदी का वैक्स स्टैचू देख पाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी के पुतले को लंदन से दिल्ली लाकर प्रधानमंत्री को दिखाया गया था। मोम के पुतले में पीएम मोदी अपने सिग्नेचर स्टाइल में हैं। क्रीम कुर्ता और जैकेट पहने पीएम मोदी खड़े होकर नमस्ते कर रहे हैं। ये पुतला 4 महीने में तैयार किया गया। इस पर कुल 1,50,000 पाउंड यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। पीएम मोदी के पुतले को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांसवा होलांद के पुतलों के बीच शामिल किया गया। पीएम के पुतले को मैडम तुसाद के सिंगापुर, हांगकांग और बैंकॉक शाखाओं में लगाया जाएगा। तो न्यूज़@5 में इतना ही। दीजिए इजाजत।